हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज सी ज्योति गर्ग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। बनता भी है बिकॉज हाई टाइम ऑलमोस्ट सिर्फ 30 डेज रह गए हैं। चलिए और टाइम वेस्ट नहीं करते आपका, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर, आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज वेल एज बड़ा ही बड़ा टॉपिक है। आज हम कवर करेंगे सर बैंक ऑडिट, राइट? सर सेम बात के साथ स्टार्ट करूंगी आज का लेक्चर कि प्लीज पहले डिस्क्रिप्शन के अंदर से जाके लिंक डाउनलोड कर लेना, पहले चार्ट्स डाउनलोड कर लेना, उसके बाद स्टार्ट करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सर आज का चैप्टर जो कि है बैंक ऑडिट। सर एक चीज समझ के चलना, जब भी मैं बात करती हूँ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की, तो इंडिया के अंदर जो उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, वो आरबीआई है। आरबीआई सारे बैंकों के लिए बाप का काम करती है। वो सारे बैंकों का क्या है सर? बाप। वो सारे के सारे बैंक आरबीआई के डायरेक्शन पे काम करते हैं। जितनी भी रिपोर्टिंग जाती है सर, तो आरबीआई के पास जाती है, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज से जब भी हम बात करेंगे रेगुलेटरी अथॉरिटी की बैंक्स के लिए, तो क्या रहेगा सर? आरबीआई। उसी तरीके से सर आज हम स्टडी मेट के ऊपर एक दो बार शिफ्ट करते रहेंगे। ठीक है, जैसे मल्टीपल एक्ट जो एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को गवर्न करते हैं, लेकिन प्राइमर फेस जो एक्ट है जो सारे के सारे बैंक्स पे लगता है, दिस इज द बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1949। ठीक है, बात समझ में? रेगुलेटरी अथॉरिटी इज आरबीआई, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। उसके अलावा सर दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द इंटर स्टूडेंट कि एग्जाम के अंदर आ सकता है कि कौन कौन से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो बैंकिंग इंडस्ट्री को गवर्न करते हैं। तो सर ये सारे नाम है, जो ये सारे एक्ट के नाम है जो आपको पता होने चाहिए। सारे के सारे याद करने का नीड नहीं है, इसमें से 7 या 8 जो भी आपको इजी लगे वो लर्न कर लेना, राइट? चलिए, तो सर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ने बोला कि हर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन करके रखे। और जब हम बात करते हैं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो उसके अंदर आएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। साथ ही साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 49 ने 1949 ने क्या किया सर? उसने शेड्यूल 3 दिया जो फ्रेमवर्क देता है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का। फॉर्म ए बात करता है बैलेंस शीट के बारे में और फॉर्म बी किसका है सर? प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। बात समझ में आई? यहाँ पे जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है सर, अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, राइट, कोई बैंक जो कंपनी है, मतलब वो कंपनीज एक्ट के अंदर तो रजिस्टर है, तो सर अगर कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कंपनी भी है, बैंकिंग कंपनी है, तो उससे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। बात समझ में आया? दिस इज इंपॉर्टेंट। ट्रू एंड फॉल्स में यह आ सकता है क्या बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना पड़ता है? यस सर, अगर वो बैंकिंग कंपनी है तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस पर लगेंगे वो सब उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लगाने पड़ेंगे। बात समझ में आई? उसके बाद एक्ट ने बोला कि सर एक्ट के सेक्शन नंबर 30 के अंदर लिखा हुआ है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक बनाएगा, बैंक को उनका ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। अब ये ऑडिट कौन कर सकता है? उसने बोला अ पर्सन जो कंपनी का ऑडिट करने के लिए एलिजिबल है, सिर्फ वो बैंक का ऑडिट करने के लिए भी एलिजिबल होगा। ठीक है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 141 बात करता है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सर सेम क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन चेक करोगे जब आप बैंक का ऑडिटर भी अपॉइंट करोगे। बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं सर अपॉइंट कौन करेगा। इन केस ऑफ द बैंकिंग कंपनी अपॉइंटमेंट करेंगे सर शेयर होल्डर इन द एजीएम, लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। बैंकिंग कंपनी है इसलिए कौन करे? शेयर होल्डर, लेकिन बैंकिंग है इसलिए इसका अप्रूवल चाहिए सर आरबीआई का। नेशनलाइज बैंक है उसके अंदर कौन अपॉइंट करेगा सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे विद द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। एसबीआई के अंदर कौन करेगा सर? सीएजी। सीएजी करेगा विद द कंसल्टेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बात समझ में आई? अगर मैं बात करूं सब्सिडरी ऑफ एसबीआई की, तो इसके अंदर कौन अपॉइंट करेगा सर? एसबीआई। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर रेम्युनरेशन के बारे में। ये बोल दिया अगर बैंकिंग कंपनी है उसका ऑडिटर का रेम्युनरेशन अपॉइंट होगा जैसे कंपनी सेट के अंदर होता है, मतलब एज पर द सेक्शन 142।
कंपनीज एक्ट का सेक्शन 142 बात करता है रेम्यूनरेशन के बारे में। यहाँ भी यही लिख दिया कि जैसे एक बैंक के ऑडिटर कंपनी के ऑडिटर की रेम्यूनरेशन डिटरमाइन होती है, उसी तरीके से एक बैंकिंग कंपनी के ऑडिटर की भी रेम्यूनरेशन डिटरमाइन होगी, राइट। जब हम बात करते हैं नेशनलाइज बैंक और एसबीआई की, तो कौन करता है सर? आरबीआई करता है विद द कंसल्टेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। पावर सिर्फ बैंक ऑडिटर के पास भी वो सेम पावर है जो कंपनी के ऑडिटर के पास होती है एज पर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 143 बात करता है पावर्स के बारे में। सर वो सारी की सारी पावर किसके पास है? बैंक ऑडिटर के पास भी है, ठीक है सर। अब हम कवर करेंगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट था लेकिन और इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज अ रिपोर्टिंग, ऑडिटर्स रिपोर्टिंग। सर एज जैसा जर्नल ऑडिट रिपोर्ट जाती है वो सारे पॉइंट तो आप कवर करोगे। एक कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट देते हुए जो आप ऑडिट पॉइंट देते हो वो सारे पॉइंट तो आप कवर करोगे। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जाते हैं, चलो देख लेते हैं वो एक्स्ट्रा पॉइंट कौन कौन से हैं। सर आप बताओगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए था, कि आपको सारे के सारे सेटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुई कि नहीं हुई, राइट। अगर कोई ब्रांच अनऑडिटेड थी, आप बैंक के ऑडिट के लिए गए और उसका कोई ब्रांच अनऑडिटेड था, तो आप अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखोगे कितनी ब्रांचेस का ऑडिट नहीं हुआ, नंबर ऑफ द अनऑडिटेड ब्रांच, उन्होंने कितना एडवांस दे रखा है, कितना डिपॉजिट ले रखा है, क्या इनकम है और क्या एक्सपेंस है, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी ऑडिटेड ब्रांच थी उनके बारे में आप अपनी रिपोर्ट में लिखोगे क्या उनसे ऑडिट रिपोर्ट मिली कि नहीं मिली, एडुकेट ऑडिट रिपोर्ट आपको ऑडिटेड ब्रांच से मिली कि नहीं मिली। उसके अलावा नेक्स्ट लिखोगे सर क्या सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो बैंक ने की वो विद इन द पावर थी कि नहीं थी। दीज आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आरबीआई बोलता है अदर इंफॉर्मेशन, तो वो ऑडिटर वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। तो सर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या जाएगा? अब कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट देते हुए जो पॉइंट देते थे वो तो दोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा, राइट। इसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट भी जाएंगे किस किस बारे में, कि सारी ट्रांजैक्शन विद इन द पावर थी कि नहीं थी, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए सारी की सारी सेटिस्फैक्टरी इन्फॉर्मेशन आपको मिली कि नहीं मिली, राइट। अगर कोई अनऑडिटेड ब्रांच था तो कितनी अनऑडिटेड ब्रांच थी, उन्होंने कितना एडवांस लिया था, कितना डिपॉजिट दिया था, उनका इनकम कितना था और एक्सपेंस कितना था। खाली नंबर नहीं बताना कि अनऑडिटेड ब्रांच कितनी थी, ये भी बताना है उनका इनकम, उनका एक्सपेंस, उनका एडवांस, उनका डिपॉजिट, राइट। उसके अलावा जितनी भी आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखोगे जो भी ऑडिटेड ब्रांच थी क्या उनसे आपको ऑडिट रिपोर्ट मिल गया। दीज आर द इंफॉर्मेशन। और इसके अलावा कोई अदर इंफॉर्मेशन अगर आरबीआई आपको बोलता है ये आपकी ऑडिट रिपोर्ट में जाएगी। इसके अलावा एक एडिशनल रिपोर्ट भी जाती है सर जिसको हम बोलते हैं लाफार। लाफार क्या है सर? आरबीआई हर साल इश्यू कर देता है, एक क्वेश्चनेयर फॉर्म में होता है। ये लाफार चाहे ब्रांच का ऑडिटर है या फिर हेड ऑफिस का ऑडिटर है बैंक का, आपको लाफार 30 जून तक सबमिट करनी पड़ती है आरबीआई को। बात समझ में आई? तो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट दोगे, साथ में लाफार दोगे। एक चीज याद रखना, चाहे बैंकिंग कंपनी है लेकिन कारो नहीं लगेगा। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर क्या नहीं लगता सर? कारो। आरबीआई ने एक और बात बोली कि सर अगर किसी ऑडिटर को फ्रॉड का इंडिकेशन मिलता है या कोई फ्रॉड मिलता है तो वो इसके बारे में आरबीआई को इन्फॉर्म करेगा, जितनी जल्दी उसको पता चले वो वैसे ही इन्फॉर्म कर देगा। अगर ऑडिटर ने नहीं बताया तो माना जाएगा कि ऑडिटर भी गिल्टी है। बात समझ में आई? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? अब हमें पता है कि कंपनी के केस में ऑडिटर को फ्रॉड का रिपोर्टिंग कहाँ करना होता है? एज पर द सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई भी फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, राइट, और उससे कम है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो यहाँ पे बोल दिया गया है अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग भी है और कंपनी भी है, अगर बैंक है तो सिर्फ बैंकिंग रेगुलेशंस मतलब आरबीआई के अकॉर्डिंग भी काम करना पड़ेगा, और बिकॉज आप कंपनी हो तो आपके पास कंपनीज एक्ट भी लग रहा है, राइट। तो अगर बैंकिंग कंपनी है तो सर आपका फ्रॉड का रिपोर्टिंग आरबीआई के पास भी जाएगा और आप 143 सबसेक्शन 12 के अकॉर्डिंग
सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी करोगे एज पर द केस, राइट। तो अगर बैंकिंग कंपनी है तो सर आप आरबीआई को भी रिपोर्ट करोगे और एज पर द 143 सबसेक्शन 12 के अकॉर्डिंग भी अपना रिपोर्टिंग करोगे फ्रॉड का। ये बात समझ में आई ना। उसके अलावा सर लास्ट, आपके ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा रहेगा जो स्टैंडर्ड्स के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है। 700 का सीरीज ने बताया है आपका ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट। बात समझ में आया। हमने ऑडिट रिपोर्ट में क्या पढ़ा कि सर आप अपना बेसिक ऑडिट रिपोर्ट तो दोगे ही दोगे जब कंपनी के अंदर देते हो, उसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट है वो भी दोगे। उसके अलावा इस रिपोर्ट के साथ एक और रिपोर्ट जाएगी जिसको बोलते हैं लाफार। लाफार आप 30 जून से पहले आरबीआई को दे दोगे। वो होता है क्या सर, आरबीआई हर साल इशू करता है क्वेश्चनेयर फॉर्म में डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है, वो जाएंगे सर। उसके अलावा अगर कोई फ्रॉड आपको आइडेंटिफाई हुआ है या फिर कोई डाउट है तो उसका रिपोर्टिंग भी करोगे आप आरबीआई के पास। अगर बैंकिंग कंपनी है तो सर आरबीआई के पास भी फ्रॉड का रिपोर्टिंग होगा और अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 भी उसका रिपोर्टिंग होगा। फॉर्मेट कैसा रहेगा सर, जो स्टैंडर्ड्स के अंदर प्रोवाइड है, मतलब एज पर द एस 700, ठीक है। इसके अलावा ये याद रखना बैंकिंग कंपनी के ऊपर कारो नहीं लगता। क्लियर सर, ये थे दो टॉपिक जो हमने कवर करे हैं। अब हम कवर करेंगे अप्रोच ऑफ ऑडिट। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमारी ऑडिट की अप्रोच क्या रहेगी। सर बैंकिंग छोड़ो, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, हमारी ऑडिट का अप्रोच सेम रहता है, हमारे ऑडिट प्रोसीजर सेम, मतलब ऑडिट का अप्रोच सेम रहता है। बस एज पर द इंडस्ट्री, रिस्क के बेसिस पे, मटेरियलिटी के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे हमारे बस कुछ ऑडिट प्रोसीजर कम या ज्यादा हो जाते हैं। कुछ एरियाज को हम ज्यादा डिटेल में चेक करते हैं एज पर द इंडस्ट्री वाइज, ठीक है। कोई भी इंडस्ट्री है, आपका ऑडिट अप्रोच सेम रहेगा, बस हर इंडस्ट्री के अंदर आपके काम थोड़ा कम या ज्यादा हो जाएगा। किसी इंडस्ट्री में कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी इंडस्ट्री में हो सकता है वाई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। बात समझ में आई। सर बेसिक ऑडिट अप्रोच क्या रहती है। सबसे पहले हम कुछ इनिशियल एक्टिविटी करते हैं, लाइक सर ऐसे 210 के अकॉर्डिंग ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, 220 के अकॉर्डिंग ये चेक करते हैं कि सर इस क्लाइंट का काम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 510 के अंदर अगर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, राइट, तो 510 भी लगता है। प्रीवियस ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बिकॉज एज पर द सीए एक्ट किसी भी नए क्लाइंट का काम लेने से आप पहले उसके पुराने वाले ऑडिटर से बात करते हो, ठीक है। आप चेक करते हो कि सर 141 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर आप डिस्क्वालिफाइड तो नहीं हो एज ए ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए, राइट। दीज आर द इनिशियल एक्टिविटी जो आप हर ऑडिट के यहाँ करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो सर, उसका रिस्क असेस करते हो 315 के अंदर। इसके लिए आप क्या करते हो सर, अंडरस्टैंडिंग लेते हो इन्वायरमेंट की, इंटरनल कंट्रोल की, उसके अकाउंटिंग सिस्टम की, ठीक है। इन सब के बेसिस पे आपने रिस्क डिसाइड कर लिया, आप मटेरियलिटी डिसाइड करते हो एज पर जैसे 320, आप प्लानिंग करते हो 300 के अकॉर्डिंग, राइट। फिर आप 330 के अकॉर्डिंग क्या करते हो सर, अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर और कंप्लायंस प्रोसीजर, मतलब अपने ऑडिट प्रोसीजर्स डिसाइड करते हो कि आप कौन कौन से प्रोसीजर्स करके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे। कोई स्पेसिफिक रिस्क है, लाइक फ्रॉड का रिस्क हो गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो गई, एस्टिमेशंस हो गए, इन सबको डिटेल में चेक करते हैं। ऑडिट प्रोसीजर्स बनाते हुए देखते हैं ना कि कोई रिस्क तो नहीं है जिसको डिटेल में चेक करना है। इसके बेसिस पे, इन सारे प्रोसीजर्स के बेसिस पे आपके पास क्या आ जाते हैं सर, ऑडिट एविडेंस एज पर द 500, और उसके बेसिस पे क्या जाती है सर, आपकी ऑडिट रिपोर्ट एज पर द 700 का सीरीज। बात समझ में आया। किसी भी इंडस्ट्री में रहोगे आपका ऑडिट अप्रोच यही रहेगा ना सर, बैंकिंग के अंदर भी सेम है, लेकिन जस्ट बैंक का नेचर थोड़ा डिफरेंट है तो उसके अकॉर्डिंग सर कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, लेकिन आपका सीरीज सेम रहेगा, ठीक है। तो एक बार जरा देख ले, बैंक के अंदर आपका ऑडिट अप्रोच क्या रहेगा सर। सबसे पहले वही इनिशियल एक्टिविटी, इसके अंदर आप क्या क्या करोगे सर, आप पहले डिक्लेरेशन देते हो इंडेप्टनेस की कि आपको इस बैंक से कोई इंडेप्टनेस तो नहीं है। आप साथ में डिक्लेरेशन देते हो कि आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अलावा कुछ और एंगेजमेंट, कोई और सर्विस तो प्रोवाइड नहीं कर रहे ऑडिटर को। सर ये सब कुछ किसके बारे में, कि आपकी इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे, राइट। उसके अलावा सर आप क्या करोगे, आप वही अपना ऐसे 220
और 210 के अकॉर्डिंग कंप्लायंसेस करोगे, एंगेजमेंट लेटर, प्रीवियस ऑडिटर से बात करोगे एज पर द सीए एक्ट, राइट। 510 अपनी टीम को असाइन करोगे, इनिशियल एक्टिविटी। उसके बाद क्या करोगे सर, रिस्क असेस करोगे 315 के अकॉर्डिंग, जिसके लिए आप उसके इन्वायरमेंट की, उसके अकाउंटिंग सिस्टम की और उसके इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, राइट। इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हुए आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे सर, बैंक इज अ बिट रिस्की। अगर कोई बैंक फेल हो जाए तो उसका पूरा इम्पैक्ट कहाँ पे जाएगा सर, पूरी इकोनॉमी फेल हो जाती है, ठीक है। तो हम जब भी उसके इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो सबसे ज्यादा हम देखेंगे कि मैनेजमेंट ने जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स लगाए हैं वो कितने इफेक्टिव हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स को चेक करते हो, क्या क्या चेक करोगे कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व है कि नहीं है, टीसीडब्ल्यूजी इन्वॉल्व है कि नहीं है, कितना इफेक्ट होगा रिस्क का, जो रिस्क है वो किस किस एरिया पे इम्पैक्ट डालेंगे और कितना इम्पैक्ट डालेंगे, और इन रिस्क के रिगार्डिंग मैनेजमेंट ने कौन कौन से कंट्रोल लगाए हैं, कब कंट्रोल लगाए हैं, कैसे कंट्रोल लगाए हैं और किसने कंट्रोल लगाए हैं, राइट। कंट्रोल एक्टिविटी देखोगे, मॉनिटरिंग एक्टिविटी आप चेक करोगे कि प्रॉपर मॉनिटरिंग करता है कि नहीं करता मैनेजमेंट। ऐसा तो नहीं है कि खाली रिस्क को आइडेंटिफाई किया, उसके कंट्रोल आइडेंटिफाई किए, लेकिन ये तो चेक ही नहीं किया कि वो थ्रू आउट द ईयर वर्क कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, ठीक है। मॉनिटरिंग एक्टिविटी देखोगे कि मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से सारे कंट्रोल्स को मॉनिटर करता है कि नहीं करता। लास्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम के सारी की सारी इंफॉर्मेशन सही टाइम पे सही पर्सन को मिल पाती है कि नहीं मिल पाती, ठीक है। सर अभी तक मैंने बोला हम इनिशियल एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद हमने बोला रिस्क को असेस करेंगे 315 के अकॉर्डिंग। इसके लिए आपने उसके इन्वायरमेंट, अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज ली। रिस्की फैक्टर है बैंक, इसीलिए रिस्क प्रोसीजर डिटेल में आपसे बताया गया है। सर एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है कि जब भी आप बैंक का रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर चेक करोगे तो आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे। तो सर ये बेसिक 5 पॉइंट है जिसको आप कंसिडर करके चलोगे, ठीक है। अपनी टीम के साथ डिस्कस करके आप प्रॉपर प्लान बनाओगे, ठीक है। इसी प्लान की समरी को बोलते हैं सर प्लानिंग मेमोरेंडम, जहां पे ये लिखा होता है कि सर बैंक में कौन कौन से कोर एरियाज है, कौन कौन सा रिस्की एरियाज है, आपको कौन कौन से एविडेंस चाहिएंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप पहले प्रॉपर प्लान बनाओगे, फिर उसकी समरी बनाओगे जिसको हम बोलते हैं ऑडिट मेमोरेंडम। उसके बाद सर आप मटेरियलिटी डिसाइड करोगे एज पर द ऐसे 320, ठीक है। गोइंग कंसर्न चेक करोगे, कुछ स्पेसिफिक रिस्क हैं जिसके बारे में हमने बात करी, जिसे हम डिटेल में चेक करेंगे सर। गोइंग कंसर्न, फ्रॉड, ठीक है, ये देखेंगे सर। फ्रॉड के रिगार्डिंग ऑडिटर अपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके रखेगा, बिकॉज अगर हमें कोई फ्रॉड मिलता भी है तो उसका रिपोर्टिंग हमें आरबीआई को बताना है। फ्रॉड और स्पेसिफिक रिस्क, इन सबको डिटेल में चेक करोगे। अगर बैंकिंग आउटसोर्सिंग कर रहा है तो उसके साथ कोई रिस्क असेस है क्या, ये चेक करोगे सर। आउटसोर्सिंग को चेक करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड 402, ठीक है। अब जितनी भी आपने रिस्क आइडेंटिफाई करे हैं इन सब के रिस्पॉन्स 330 के अकॉर्डिंग अपने ऑडिट प्रोसीजर्स फ्रेम करोगे, जिससे आपको मिलेंगे सर ऑडिट एविडेंस, राइट। इसके अलावा बैंक के अंदर 2 स्पेसिफिक चीजें हैं एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस, एज पर द आरबीआई रेगुलेशन, जो एक ऑडिटर को चेक करनी पड़ती है, वो है सर स्ट्रेस टेस्टिंग और बेसल 3 का फ्रेमवर्क। अब इस स्ट्रेस टेस्टिंग क्या है सर, बैंक का बेसिक काम क्या है, वो लोन्स देता है, वो सर लोन्स देता है और डिपॉजिट्स लेता है, राइट। अगर एक बैंक फेल हो जाए तो पूरी की पूरी इकोनॉमी फेल हो जाती है। तो सर आरबीआई की गाइडलाइंस है कि हर बैंक अपने कैपिटल के अंदर कुछ अमाउंट और कुछ फिक्स परसेंटेज लिक्विडेशन के अंदर रखेगा, ताकि कल अगर इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन भी आ जाए, मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा एकदम विड्रॉ कर ले बैंक से, तो बैंक बैंकरप्ट ना हो जाए, ठीक है। तो स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब होता है कि बैंक ने अपने पास एडुकेट अमाउंट में लिक्विडेशन मेंटेन करके रखा है कि नहीं रखा, कि कल अगर एकदम से बहुत सारे लोग पैसे विड्रॉ भी कर ले तो बैंक फेल ना हो जाए, ठीक है। आप चेक करोगे स्पेसिफिकली इन कमर्शियल बैंक। एंड बेसल 3
तीन तरह के फ्रेमवर्क्स होते हैं जो ये बताते हैं कि आप कैपिटल कितना मेंटेन करके रखेंगे, बैंक्स किस फॉर्म के अंदर कैपिटल मेंटेन करके रखेंगे। तो आप चेक करोगे सर बेसल 3 के अकॉर्डिंग जो ज्यादा से ज्यादा बात करता है लिक्विडेशन के बारे में कि लिक्विड एसेट किस तरीके से मेंटेन करके रखना है, अपनी कैपिटल के अंदर लिक्विड अमाउंट कितना रखना है। तो आप चेक करोगे बैंक ने एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस बेसल 3 के अंदर कैपिटल मेंटेन करके रखा है कि नहीं रखा, बात समझ में आई। उसके अलावा सर बोला गया है अगर किसी ने कोई एडवर्स कमेंट दिया है, प्रीवियस ऑडिटर ने या फिर जो मैनेजमेंट ने जो इंक्वायरी करी थी उनके पास कोई एडवर्स कमेंट आया, या आरबीआई ने कोई इंस्पेक्शन किया था उसने कोई एडवर्स कमेंट दिया, राइट, इंटरनल ऑडिटर ने कोई एडवर्स कमेंट दिया, अगर किसी ने भी ड्यूरिंग द ईयर किसी चीज के रिगार्डिंग एडवर्स कमेंट दिया है तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहले अच्छे से उसे रीड करे कि किसने किस एरिया के अंदर एडवर्स कमेंट दिया है और इसके रिगार्डिंग बैंक ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। बात समझ में आई। तो सर बैंक के केस के अंदर आपका ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा, सबसे पहले वही इनिशियल एक्टिविटीज जो इंडिपेंडेंस के बारे में बात करती है और ऐसे 220 और 210 के बारे में बात करती है। उसके बाद आप 315 के अंदर उसके इन्वायरमेंट का नॉलेज लेकर रिस्क असेस करोगे, इन्वायरमेंट अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल। बैंकिंग है रिस्की फैक्टर है, उसके रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस आप डिटेल में चेक करोगे जब भी आप इंटरनल कंट्रोल चेक करोगे, राइट। उसके बाद सर आप क्या करोगे, आपने उसके इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज ले ली, उसके बाद आप मैनेज अपनी टीम के साथ मिलकर उसका प्लान बनाओगे, उसकी समरी बनाओगे, मटेरियल लेवल डिसाइड करोगे और जितने भी रिस्की एरिया एक बार उनको चेक कर लोगे, गोइंग कंसर्न, फ्रॉड वाले एरियाज, राइट। उसके अलावा अगर आउटसोर्स करा तो उसके रिगार्डिंग कोई रिस्क है कि नहीं है। इन सब के बेसिस पे जो आपने रिस्क असेस करा, जो आपने 315 के अंदर रिस्क असेस करा और जो स्पेसिफिक रिस्की एरियाज के ऊपर आपने जो रिस्क असेस किया, इन सब के रिस्पॉन्स डिसाइड करोगे, मतलब 330 के अंदर ऑडिट प्रोसीजर्स डिसाइड करोगे कितना काम आपको करना है इन सारे एरियाज के अंदर, कितने ऑडिट एविडेंस लेने हैं, राइट। उसके अलावा दो स्पेसिफिक चीजों का आप चेक करोगे सर, प्रॉपर बैंक ने स्ट्रेस टेस्टिंग की हुई है कि नहीं की, राइट। दूसरा बेसल 3 के अकॉर्डिंग अपना कैपिटल मेंटेन करके रखा है कि नहीं रखा। लास्ट अगर किसी ने भी एडवर्स कमेंट दिया आप उसको डिटेल में चेक करोगे। ये है आपका ऑडिट प्रोसीजर। इन सब के बेसिस पे आपके पास जो ऑडिट एविडेंस आएगी उसके बेसिस पे आप अपनी रिपोर्ट फ्रेम करोगे। बात समझ में आई। हाँ सर अभी तक हमने बैंकिंग में 3 टॉपिक कवर करे हैं, उसका अकाउंटिंग सिस्टम, उसका ऑडिटर की अप्रोच, पहले मुझे बोलना चाहिए सर ऑडिटर के बारे में इंफॉर्मेशन, और अभी हमने कवर किया उसका ऑडिट अप्रोच क्या रहेगा, राइट। एक सेकंड एक्सक्यूज मी। राइट चलिए अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सर वो बैंक ऑडिट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एडवांसेस। जरा इसके बारे में एक चीज समझ के चलना, जब भी मैं बात करती हूँ ना सर एडवांसेस के, सर एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस सर बैंकिंग का जो कोर बिजनेस है वो क्या है, वो एडवांसेस देते हैं एंड तो चलिए कवर करते हैं। अब जो टॉपिक हम कवर करेंगे ना सर वो बैंक ऑडिट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांसेस, राइट। सर एक बात बताओ, जब भी हम बात करते हैं बैंकिंग बिजनेस की, उसके अगर हम कोर एक्टिविटीज की बात करें तो उसकी कोर एक्टिविटीज क्या है सर, वो लोन्स देती है, डिपॉजिट्स लेती है, राइट, एडवांसेस देती है पब्लिक को एंड पब्लिक से डिपॉजिट्स लेती है। सर एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस अगर कोई एडवांस जो बैंकिंग कंपनी ने दिया है, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ने दिया है, अगर वो एनपीए हो जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाए,
तो सर बैंक को उसका प्रोविजन बनाना पड़ता है। अगर कोई भी एडवांस एनपी हो जाएगा, इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा सर? आपको एक तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे, दूसरा इसका इम्पैक्ट जाएगा सर इनकम रिकॉग्नाइजेशन के ऊपर। और किसी भी बैंक के अंदर जितने ज्यादा एनपीओ होते हैं ना सर, वो उसके फाइनेंशियल पोजीशन को उतना ही वीक दिखाते हैं। तो ऑडिटर चेक करता है कि बैंक ने प्रॉपर तरीके से अगर कोई एनपी है उसको रिकॉग्नाइज किया है कि नहीं किया। एनपी क्या होते हैं सर? अगर कोई भी एसेट, यहाँ पे हम बात करें एडवांस की, अगर कोई भी एसेट्स बैंक के लिए इनकम जनरेट करना बंद कर देगी, वो बन जाएगी सर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, राइट? और एसेट व्हिच सीज टू जनरेट इनकम, ठीक है। एडवांस के केस में क्या रहेगा सर? या तो इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट्स, दोनों में से कुछ भी अगर आपका आना बंद हो जाए, इरेगुलर हो जाए, तो उसको बोलेंगे सर एनपीए, ठीक है। तो एज पर द आरबीआई नोन, अगर बैंक का एनपीए हुआ है तो उसे क्या बनाने होंगे? प्रोविजंस। तो सर एक एडवांस, एक अकाउंट एनपीए कब हो जाएगा? जरा उसके प्रोविजंस देख लेते हैं, जरा आरबीआई की गाइडलाइंस देख लेते हैं सर। अगर टर्म डिपॉजिट दिया है, ठीक है, बैंक ने, एंड उसका कोई इंटरेस्ट या फिर इंस्टॉलमेंट ड्यू हुए 90 डेज हो गए और अभी तक पेमेंट नहीं हुई, कोई टर्म डिपॉजिट था जिसपे इंटरेस्ट ड्यू था और ये ड्यू हुए भी 90 डेज हो गए लेकिन अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुई, तो सर आपका वो अकाउंट क्या हो जाएगा? एनपीए, टर्म डिपॉजिट्स के केस में। वहीं अगर आपका ओवरड्राफ्ट था या कैश क्रेडिट था, सीसी, राइट, वो एनपीए कब बन जाएगा सर? जब वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। आउट ऑफ ऑर्डर कब हो जाएगा? पहला केस है सर, मान लीजिए सीसी लिमिट थी 5 लाख, आपके यूजर ने जो आपका डेटर था उसने 6 लाख रुपए कैश क्रेडिट ले लिया, तो ठीक है सर, अगर कोई भी सैंक्शन लिमिट से ज्यादा लेगा तो वो क्या बन जाएगा सर? आउट ऑफ ऑर्डर। और जैसे ही आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा वो क्या बन जाएगा सर? एनपीए, राइट। उसी तरीके से पहला केस है अगर सैंक्शन लिमिट से ज्यादा ले लिया, दूसरा विद इन द लिमिट तो है सर, 5 लाख रुपए तक का आपका कैश क्रेडिट था, आपने 4 लाख रुपए लिया, लेकिन बैलेंस शीट की डेट भी आ गई, मतलब 31 मार्च भी आ गया, इसको अभी आपने, लेकिन 90 दिन भी क्रॉस हो गए बैलेंस शीट वाले दिन, लेकिन अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी, रीपेमेंट नहीं की। रीपेमेंट तो आप करोगे ना सर लोन का। आपने विद इन द सैंक्शन लिमिट लोन लिया था, लेकिन 90 दिन आ गए बैलेंस शीट डेट से, अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं करा, तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा सर? आउट ऑफ ऑर्डर। बात समझ में? उसी तरीके से बिल ऑफ परचेज के अंदर क्या होगा? ओवर ड्यू हुए अगर मोर देन 90 डेज हो जाए और पेमेंट ना आए तो क्या हो जाएगा सर? आउट ऑफ ऑर्डर। इसके अलावा सर ये थे जनरल रूल कि एक अकाउंट एनपीए कैसे बनता है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक केस है, या फिर हम बोल सकते हैं सर एक्सेप्शनल केस है, जहां पर 90 डेज का क्राइटेरिया नहीं देखते कि 90 दिन हुए कि नहीं हुए डिफॉल्ट किए हुए, बाकी क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग हम अकाउंट को क्या बनाते हैं? डायरेक्टली एनपीए। पहला है सर कोई भी अकाउंट जो रेगुलर हुआ है नियर द बैलेंस शीट डेट। इसका क्या मतलब है सर? देखो जितने ज्यादा भी एनपीए होते हैं ना, उसका डायरेक्टली इंपैक्ट जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। जितनी ज्यादा किसी भी बैंक के अंदर एनपीए दिखेंगे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी ही वीक दिखेगी, ठीक है। तो बहुत बार बैंक क्या करता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक ना दिखे, अपने कस्टमर्स को बोल देते हैं कि सर देखो अभी मैं बुक्स क्लोज कर रहा हूँ, 31 मार्च आने वाली है, अगर अभी भी पैसा नहीं आया तो मुझे एनपीए बनाना पड़ेगा, राइट। आप एक काम करो, आप एक बार मुझे पैसे वापस कर दो, उसके 10 दिन बाद या 15 दिन के बाद मैं वापस आपको फिर से दे दूंगा, राइट। तो इसके रिगार्डिंग आरबीआई ने बोला कि अगर कोई अकाउंट जो बहुत लंबे तक टाइम तक इरेगुलर था लेकिन बैलेंस शीट डेट के पास आके उसकी पेमेंट आ जाए, तो प्लीज ध्यान से चेक करना, अगर कोई भी इरेगुलरिटी दिखती है ना, इंडिकेशन ऑफ द इनहेरेंट वीकनेस, कि सर सिर्फ बुक्स को अच्छा दिखाने के लिए बैंक ने उसको बोला कि एक बार हमें दे दो, हम वापस आपको दे देंगे, ठीक है, तो उसको डी में एनपीए मान लेना, तब डायरेक्टली क्या बन जाएगा सर? एनपीए। पहला केस। दूसरा एक्सेप्शन केस है सर गवर्नमेंट गारंटी।
स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे सर, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। अगर किसी अकाउंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, चाहे ये 90 डेज का क्राइटेरिया आ जाए, आप उसके अंदर उसको एनपीए नहीं बनाओगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का गारंटी है। अगर वो अपनी गारंटी इवोक कर ले और वो अकाउंट इरेगुलर है तो आप क्या बना दोगे सर, उसे एनपीए। बात समझ में आई? एडवांस अंडर कंसोर्टियम, इसका मतलब होता है सर जब एक बंदे को एक से ज्यादा बैंक ने मिलके लोन दिया है, तो यहाँ पे काइंड ऑफ ए क्लैरिफिकेशन यहाँ पे बोला गया है कि अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उनको 3 बैंक ने मिलके लोन दिए हैं, तो सर हर बैंक इंडिविजुअली अपना अकाउंट चेक करेगा कि हमारे इंस्टॉलमेंट्स एंड प्रिंसिपल आ गई है कि नहीं आई। मान लीजिए 3 बैंक थे, बैंक ए, बैंक बी एंड बैंक सी, तो सर ए और बी की पेमेंट आ गई लेकिन सी की पेमेंट नहीं, तो खाली सी मिस्टर एक्स को एनपीए बनाएगा, ए और बी नहीं बनाएंगे। तो इसके अंदर कंसोलिडेशन के अंदर कैसा, सब अपने अपने रिस्पेक्टेड बुक के अंदर चेक करेंगे एनपीए का क्लासिफिकेशन करने के लिए, एक दूसरे के ऊपर नहीं देखेंगे। सर अगर ए का अकाउंट रेगुलर है तो वो रेगुलर ही रखेगा, बी का इरेगुलर है तो वो एनपीए बनाएगा। ऐसा नहीं है कि सर बी की बुक्स में एनपीए बन गया तो ए भी अपना एनपीए बना लेगा, राइट। आरओसी ने द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज, सर कोई भी एडवांस दिया है सिक्योरिटी के अंगेज तो दिया होगा ना, मतलब कुछ सिक्योरिटी तो बैंक ने अपने पास रखी होगी लोन देने से पहले, राइट। तो गवर्नमेंट आरबीआई ने बोला जो सिक्योरिटी आपने ली थी अगर उसकी वैल्यू 50% से कम हो जाए, आपने जो वैल्यू असेस की थी वो वैल्यू कम हो जाए 50% से, ठीक है, तो वो अकाउंट डायरेक्टली क्या बन जाएगा सर, एनपीए, चाहे वो रेगुलर भी हो। मतलब अगर वो आपको हर प्रॉपर टाइम पे आपको इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, लेकिन अगर उसकी सिक्योरिटी का वैल्यू जो आपने असेस किया था उससे 50% कम हो गया लास्ट असेसमेंट से, तो आप उसको डायरेक्टली एनपीए बना दोगे। दूसरा, सर आपने जो सिक्योरिटी ली थी आज उसका मार्केट वैल्यू 10% से भी कम है, आपने जो सिक्योरिटी ली थी, मान लीजिए आपने लोन दिया था सर 1 लाख का, 1 लाख से ज्यादा की तो वैल्यू होगी ना सिक्योरिटी की। सर मान लीजिए आपने 1.5 लाख की सिक्योरिटी ली थी, आज के दिन उसकी मार्केट वैल्यू खाली 2,000 रुपए है, ठीक है। अगर आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू आपके लोन के अमाउंट से 10% से भी कम रह जाए तो वो अमाउंट डायरेक्टली क्या बन जाएगा सर, एनपीए। बात समझ में आई? जो सिक्योरिटी आपने ली थी अगर उसकी वैल्यू आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट से 10% से भी कम रह जाएगी, सिक्योरिटी की वैल्यू, रियलाइजेशन वैल्यू, तो आप उसको डायरेक्टली क्या बना दोगे, एनपीए। अगर ये अमाउंट रेगुलर भी थे, अगर ये पेमेंट अपनी टाइम से कर भी रहे थे, अगर इनकी सिक्योरिटी का वैल्यू इतना कम हो जाएगा तो आप डायरेक्टली अकाउंट को क्या बना दोगे सर, एनपीए। बात समझ में आई? अगर आपकी सिक्योरिटी में डिपॉजिट्स थे, एनएससी थे, केवीसी मतलब किसान विकास पत्र या फिर आईवीपी था, तो सर आप जब भी अगर कोई अमाउंट इरेगुलर हो जाए, कोई अकाउंट जिनकी सिक्योरिटी में केवीसी, आईवीपी या फिर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो, तो आप ये चेक कर लेना जितना उनका सरेंडर वैल्यू होगा ना वो कभी भी आप एनपीए में नहीं डालोगे, उतने अमाउंट को छोड़ के बाकी का एनपीए बना लोगे। सर अगर आपने सिक्योरिटी के अंदर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, केवीपी, आईवीपी लेके रखा हुआ था, तो सर इनकी जितनी सरेंडर वैल्यू होगी उतने का तो एनपी बनेगा नहीं, बिकॉज उतना सरेंडर वैल्यू तो बैंक कभी भी रियलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा जो अमाउंट है उसको एनपी बना देना अगर इरेगुलर हो जाए तो। बात समझ में आई? एडवांस टू स्टाफ, इसके अंदर एक याद रखना सर, अगर बैंक ने एज ए बैंकर दिया है तो नॉर्मल नॉन्स लगेंगे, अगर एज ए एम्प्लॉयर लोन दिया है, बैंक नहीं एज ए एम्प्लॉयर लोन दिया है अपने स्टाफ को, तो ये आप कहाँ पे दिखाओगे सर, अदर एसेट्स के अंदर, एडवांस के अंदर नहीं दिखाओगे। अगर बैंक ने एज ए बैंकर लोन दिया है अपने स्टाफ को तो सर एडवांसेस के अंदर आएगा। अगर बैंक ने एज ए एम्प्लॉयर लोन दिया है अपने स्टाफ को तब कहाँ दिखाओगे सर, अदर एसेट्स के अंदर, एडवांसेस के अंदर नहीं दिखाओगे, ठीक है।
एग्रीकल्चर एडवांस इंपॉर्टेंट। सर एग्रीकल्चर एडवांस दिया है, ठीक है, उसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं सर। आपने एडवांस दिया है लॉन्ग क्रॉप के लिए या फिर आपने एडवांस दिया है शॉर्ट क्रॉप के लिए। अब ये लॉन्ग क्रॉप क्या होती है सर? ऐसी क्रॉप जिसको उगने में 1 साल से ज्यादा टाइम चाहिए, राइट, उसको बोलते हैं सर लॉन्ग क्रॉप। और जिसको 1 साल से कम का टाइम लगता है जिस क्रॉप को, उसको बोलते हैं सर शॉर्ट क्रॉप। अगर आपने लॉन्ग क्रॉप के लिए लोन दिया है तो आपका अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट मोर देन 1 क्रॉप सीजन ओवरड्यू हो जाए तो क्या बन जाएगा सर? एनपीए। शॉर्ट क्रॉप के लिए अगर दिया है तो अगर वो 2 क्रॉप सीजन तक पैसे नहीं आए तो क्या बन जाएंगे सर? एनपीए। बात समझ में आई? आपने लॉन्ग क्रॉप के लिए दिया है। लॉन्ग क्रॉप कौन सी क्रॉप्स होती है? जिनको 1 साल से ज्यादा टाइम लगता है। शॉर्ट क्रॉप्स कौन सी होती है सर? जिनको 1 साल से कम टाइम लगता है। अगर आपने लॉन्ग क्रॉप के लिए एडवांस दिया है तो वो एनपीए कम बन जाएगा अगर उसके ओवरड्यू हो जाने के बाद भी वो अपनी एक क्रॉप के सीजन के टाइम, मतलब एक क्रॉप के सीजन मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए आउटस्टैंडिंग हो गया तो वो आपका क्या बन जाएगा सर? एनपीए। शॉर्ट क्रॉप के लिए दिया है और उसको ओवरड्यू हुए 2 क्रॉप सीजन से ज्यादा टाइम हो गया तो क्या बन जाएगा सर? एनपीए। बात समझ में आई? लॉन्ग क्रॉप के अंदर देखोगे 1 क्रॉप सीजन, शॉर्ट क्रॉप के अंदर देखोगे 2 क्रॉप सीजन। इसके अलावा सर एक और चीज, पहले ये वाला पढ़ना, कंप्यूटेशन ऑफ डीपी मतलब ड्राइंग पावर। चाहो तो लिख लेना ड्राइंग पावर। बहुत बार कंपनीज क्या, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं सर? वो करंट एसेट्स के बेसिस पे लोन दे देते हैं, स्पेसिफिकली स्टॉक के बेसिस पे लोन दे देते हैं। अगर स्टॉक के बेसिस पे लोन दिया है तो सर आरबीआई ने बोला है कि आप एक काम करना, जो स्टॉक स्टेटमेंट है ना उसको हर क्वार्टरली बेसिस पे मंगवाते रहना। सर जब भी आप स्टॉक के बेसिस पे लोन देते हो ना तो आपने बोला कि सर ठीक है हर टाइम आपका 30 लाख का स्टॉक रहता है, मैं आपको 25 लाख का लोन दे रहा हूं। तो आपको ये चेक करना होता है कि सर डेटर ने प्रॉपर तरीके से 30 लाख का स्टॉक हर टाइम मेंटेन करके रखा है कि नहीं रखा। अगर आपके डेटर ने नहीं मेंटेन करके रखा होगा तो वो क्या बन जाएगा सर? आपका एनपीए। आपने स्टॉक के ऊपर लोन दिया, आपने बोला कि आप हर टाइम 30 लाख का स्टॉक मेंटेन करके रखते हो, चलो इसको एज ए सिक्योरिटी मान के मैं आपको 25 लाख का लोन दे रहा हूं, ठीक है। तो आरबीआई ने बोला अगर ऐसा कोई लोन दिया है तो प्लीज क्वार्टरली बेसिस पे उनसे स्टॉक स्टेटमेंट मंगवाते रहना, ये डिटरमाइन करने के लिए कि उसने प्रॉपर अमाउंट ऑफ द स्टॉक मेंटेन करके रखा है कि नहीं रखा। अगर ना रखा हो या क्वार्टर बेसिस पे आपको स्टॉक स्टेटमेंट ना मिले, आप उस अमाउंट को डायरेक्टली क्या बना देना सर? एनपीए। इवन रेगुलर भी हो तब भी क्या बना देना सर? एनपीए। बात समझ में आई? इसके अलावा सर ध्यान देने वाली बात जो है एनपीए की, ये थे एक्सेप्शन केसेस और ये था सर आपका जर्नल केसेस। सर ये थे आपके जर्नल केसेस, राइट, ये थे आपके एक्सेप्शन केसेस जहां पे हम 90 दिन वाला क्राइटेरिया नहीं देखते, डिफरेंट क्राइटेरिया को डिटरमाइन करते हैं कि ये वाला अकाउंट एनपीए बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। सर अब जरा देखना, एक तो बैंक आरबीआई ने बोला है कि जब भी आप एनपीए बनाओगे तो बोरोवर वाइज होगा, नॉट द फैसिलिटी वाइज। इसका क्या मतलब है सर? मान लीजिए मिस्टर ए है, उसको 3 सर्विस प्रोवाइड की थी, वो किसी एक एडवांस के अंदर भी अगर एनपीए हो गया तो सर मिस्टर ए एनपीए होगा। ऐसा नहीं है कि वो 2 के अंदर रेगुलर रहेगा तो खाली आप उसके एक अकाउंट को ही एनपीए बनाओगे। यहाँ पे फैसिलिटी वाइज नहीं होता, पर्सन वाइज होता है। वो उसके फिर वो तीनों अकाउंट के अंदर आप उसको क्या बना दोगे सर? एनपीए। पहली चीज। दूसरी चीज सर एनपीए के क्या इम्पैक्ट जाते हैं? इसके 2 इम्पैक्ट जाते हैं सर। पहला जाता है इसका प्रोविजन बनेगा, ठीक है। दूसरा इम्पैक्ट जाता है सर इनकम रिकॉग्निशन के ऊपर। वैसे तो अक्रूवल बेसिस पे
इनकम रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन अगर कोई अकाउंट एनपीए हो जाए तो उसके केस में खाली कैश बेसिस पे आप एनपीए बनाओगे। कैश बेसिस पे एनपीए का क्या मतलब है सर, जब रियलाइज हो तभी उसको इनकम में डालोगे, अक्रूवल बेसिस पे नहीं। इसके अंदर एक और केस आता है सर, रिवर्सल का केस। रिवर्सल का क्या मतलब है सर, कोई भी अकाउंट है अभी रेगुलर था, इस मंथ से इरेगुलर हो गया, राइट। यहां तक तो तुम अक्रूवल बेसिस पे अर्निंग बुक कर रहे थे ना, इनकम रिकॉग्नाइजेशन अक्रूवल बेसिस पे कर रहे थे, ठीक है। मान लीजिए सर 10 सितंबर से वो इरेगुलर हो गया, उससे पहले तक वो रेगुलर था, तो यहां तक आपने अक्रूवल बेसिस पे अर्निंग बुक की थी, लेकिन आपको 10 तारीख को जाके पता चला अरे ये तो एनपीए बन गया। तो बोला है कि पहले अगर कोई अक्रूवल बेसिस पे अर्निंग बुक थी जो रिसीव नहीं हुई, तो एक काम करना, उसको रिवर्सल कर देना, या तो उसका प्रोविजन बना देना या फिर उसको रिवर्स कर देना। बात समझ में आई। अगर कोई अकाउंट जो पहले रेगुलर था, पहले एनपीए नहीं था, अब एनपीए बना है, उससे पहले कोई अर्निंग अक्रूवल बेसिस पे बुक की गई थी लेकिन वो रिसीव नहीं हुई, तो एक काम करना, उसको रिवर्स कर देना। बात समझ में आई। ये था सर आपका एडवांस। क्या क्या ध्यान दिया हमने, बोला सर एडवांस का वैसे तो इनकम रिकॉग्नाइजेशन कैसे होता है सर, अक्रूवल बेसिस पे। अगर वो एनपीए बन जाएगा तो आप कैश बेसिस पे रिकॉग्नाइज करोगे इनकम को, और कोई इनकम पहले अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज की हुई थी लेकिन अब वो अकाउंट एनपीए बन गया है, और जो अक्रूवल बेसिस पे बुक की गई थी अर्निंग वो आपको रिसीव नहीं हुई, तो एक काम करना, उसको रिवर्स कर देना। क्लियर। उसके अलावा हमने कवर किया था कि सर एनपीए कैसे बनाओगे अगर टर्म डिपॉजिट है 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू हो गए इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट, तो आपका एनपीए बन जाएगा। ओवरड्राफ्ट या सीसी के अंदर क्या चेक करोगे, अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, राइट। उसके अलावा सर हमने कुछ एक्सेप्शनल केसेस पढ़े थे कि जहां पे 90 डेज वाला क्राइटेरिया नहीं लगता, जहां पे डायरेक्टली एनपीए बन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं, सर ऑडिट ऑफ एडवांस। कि एडवांस का ऑडिट आप किस तरीके से करोगे। सर बेसिक चीजें जो हमें चेक करनी होती है एडवांस के अंदर, हम क्या क्या करेंगे कि सारे के सारे एडवांसेस रिकॉर्ड हुए कि नहीं हुए, राइट। एडवांस एडवांस ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं है सर एडवांसेस के अंदर कुछ और डाल दिया है। अप्रोप्रिएट अमाउंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सब का प्रेजेंटेशन एज पर द एफआरएफ है कि नहीं है। सर बैंकिंग कंपनी का एफआरएफ कहाँ प्रोवाइड है सर, बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1959 की 1949 के अंदर जो थर्ड शेड्यूल है, शेड्यूल 3, उसने बताया था एज पर द एफआरएफ है कि नहीं है। बैंकिंग कंपनी है तो सर स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ, आरबीआई का गाइडलाइंस के साथ फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या चेक करना है, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, एक्यूरेटनेस और डिस्क्लोजर, राइट। ये सब चेक करोगे सर एडवांस के अंदर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सर कि एडवांस के ऊपर जो इंटरनल कंट्रोल लगे हैं उनके अंदर आप क्या क्या चेक करोगे। सर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक्चुअली तो 3 पार्ट्स के अंदर इंटरनल कंट्रोल को डिवाइड कर सकते हो। पहला, एडवांस के ऊपर जो इंटरनल कंट्रोल लगे हैं, क्या क्या लगेंगे सर, कि जिसने सैंक्शन किया है क्या उसके पास सैंक्शन का अथॉरिटी था कि नहीं था, एडवांस देने से पहले प्रॉपर वर्दीनेस चेक करी कि नहीं करी एज पर द बैंक्स के नोन, राइट। वर्दीनेस देख के लोन दिया हो, ठीक है, प्रॉपर सैंक्शन हो, जितने भी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज, जितना भी डॉक्यूमेंट, जितना भी पेपर वर्क था वो सारा का सारा एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ, एक तो आप इस पार्ट में डिवाइड करना। दूसरे इंटरनल कंट्रोल कहाँ लगे होंगे सर, सिक्योरिटी के ऊपर। एडवांस देने से पहले बैंक ने जो सिक्योरिटी ली होगी उसके ऊपर क्या क्या इंटरनल कंट्रोल थे, क्या सफिशिएंट मार्जिन रखा था कि नहीं रखा सिक्योरिटी के अंदर, राइट। बिकॉज सिक्योरिटी का वैल्यू हमेशा आपके एडवांस से ज्यादा रहेगा। प्रॉपर कंट्रोल था कि नहीं था सिक्योरिटीज के ऊपर, बैंक के नाम पे रजिस्टर्ड हुए कि नहीं हुए सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंटेशन, अगर पोजीशन में था तो उसका इंस्पेक्शन किस तरीके से करते थे,
राइट। लास्ट में तुम देखोगे सर कि अगर कोई इंटरनल कंट्रोल के जितनी भी इरेगुलरिटीज थी वो अथॉरिटी को सही टाइम पे आइडेंटिफाई कर पाया कि नहीं कर पाया। ये बेसिक चीजें हैं जो एडवांस के ऊपर इंटरनल कंट्रोल में आप चेक करोगे। सर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पर्सनल एस्पेक्ट से भी जब बैंक ऑडिट करने हम जाते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि एडवांस के ऊपर जो इंटरनल कंट्रोल लगे हुए हैं आप क्या क्या चेक करोगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको सर वो इफेक्टिव है। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या चेक करोगे सर। यहाँ पे एक चीज जरा याद रखना, इज वेरी गुड फॉर द केस स्टडी। बोलते हैं आप सैंपल बेसिस पे चेक कर सकते हो। ओह शिट, यहाँ पे लार्ज काट देना। सारे एडवांसेस को सैंपल बेसिस पे कर सकते हो, बस जो लार्ज है उनको नहीं कर सकते, उनको आपको डिटेल में चेक करना पड़ेगा। लार्ज कौन से रहेंगे सर? जो एडवांसेस एक तो लार्ज हैं, दूसरा ऐसे एडवांसेस जिसके ऊपर कभी भी एडवर्स कमेंट आए थे, उनको तुम डिटेल में चेक करोगे। ठीक है, अब ये एडवांस कौन से हैं सर? एडवांस का मतलब था कोई भी एडवांस, सॉरी लार्ज सर, लार्ज का मतलब है कोई भी एडवांस जो 2 करोड़ या फिर 5% ऑफ टोटल एडवांस विच एवर इज लेस। ठीक है, या तो 2 करोड़ हो या फिर 5% ऑफ टोटल एडवांस। उस ब्रांच ने जितना भी एडवांस दिए है, कोई एडवांस अगर 5% से ज्यादा है तो वो आपका क्या हो जाएगा सर? लार्ज। तो आपको वो डिटेल में चेक करना पड़ेगा, उस पर सैंपल मत लगाना, अदरवाइज आप बाकी एडवांसेस के ऊपर सैंपल बेस लगा सकते हो। ठीक है सर, ये था कि एडवांसेस का ऑडिट कैसे करोगे। अब मैं बात करती हूँ सर इनकम का ऑडिट कैसे करोगे। सर हम बेसिकली इनकम में ये देखते हैं कि सारी की सारी इनकम रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, दूसरा इन सब का रिकॉग्नाइजेशन एज पर द प्रूडेंस नॉन हुआ है कि नहीं हुआ। सर बैंकिंग रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अक्रूवल बेसिस पे अर्निंग बुक करनी है, अनलेस अगर एनपीए है तो सर आप कैश बेसिस पे बुक करोगे, अदरवाइज सारी अर्निंग्स आप अक्रूवल बेसिस पे बुक करोगे। राइट, उसके अलावा सर अगर कोई एनपीए है लेकिन उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी में क्या मिला हुआ था सर? एलआईसी मतलब इंश्योरेंस, केवीपी, आईवीपी, तो सर जितना मार्जिन रहेगा ना, जितना उनका सरेंडर वैल्यू है, उसको मत कैश बेसिस पे डालना जब तक सरेंडर वैल्यू रहता रहेगा। आपका मान लीजिए सरेंडर वैल्यू 10 लाख का है, आपका इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट अभी तक 5 लाख का ड्यू हुआ है, तो सर इसको एनपीए मत डालना, इसको वही अक्रूवल बेसिस पे बुक करते रहना। अगर वो एनपीए हो भी जाए, जब तक कि आपका सरेंडर वैल्यू बचा हुआ है, उसके बाद फिर वही 90 डेज वाला नोन आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा सर अगर कोई भी फीस मिली है या कमीशन मिली है तो उसको किस पे बांटोगे सर? अक्रूवल बेसिस पे। नेगोशिएशन की मतलब कोई लोन सर 2 लाख का 2 इयर्स के लिए था, नेगोशिएशन करके आपने 4 इयर्स के लिए कर दिया। अब जो आपने 2 साल बढ़ाया है, आपने जो नेगोशिएशन का कमीशन लिया उसके बारे में बोला गया सर उस कमीशन को अक्रूवल बेसिस पे टाइम के अंदर डिवाइड कर लेना, मतलब बाकी 2 साल के अंदर डिवाइड कर लेना। बात समझ में आई? लीज है, लीज का आप कैसे इनकम रिकॉग्नाइज करोगे सर? एएस 19 के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं सर। और इसके अलावा कोई भी टेक आउट फाइनेंस है तो जिससे आपने लोन लिया, अगर उसने अपनी बुक्स पे एनपी डाल रखा था तो आप भी अपनी बुक इनकम कैसे बुक करोगे सर? रिसीट बेसिस पे, कैश बेसिस पे। राइट, उसके अलावा अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट सेल की है तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। रिवैल्यूएशन किया है तो सर वो भी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। राइट, चलिए लास्ट पढ़ते हैं सर एक्सपेंस का ऑडिट। आप एक्सपेंस का ऑडिट कैसे करोगे? यहाँ पे हमने सारे एक्सपेंस को 3 कैटेगरी में डाल दिया है। पहला इंटरेस्ट एक्सपेंस मेजर, राइट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड प्रोविजंस। सर स्टार्ट करते हैं प्रोविजंस के साथ। जितने भी प्रोविजंस बनने चाहिए थे और जितनी भी कंटीजेंसीज थी, इन सबको आप कैसे चेक करोगे सर? आप चेक करोगे एज पर द रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग सारे प्रोविजन बने हैं कि नहीं बने, आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बने हैं कि नहीं बने, एज पर द एफआरएफ बने हैं कि नहीं बने। दूसरा आप बैंक से ले लोगे सर डब्ल्यूआर, मैनेजमेंट से डब्ल्यूआर ले लोगे। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आप क्या करोगे सर? आप सैप लगाओगे, आप चेक करोगे
करंट ईयर के एक्सपेंस को प्रीवियस ईयर से अगर कोई डाइवर्जेंट मिलता है तो आप उसको डिटेल में चेक करोगे कितना डिफरेंस क्यों आ रहा है, राइट। बाकी आप इंटर्न्स कंट्रोल चेक करोगे एक्सपेंस के ऊपर। लास्ट बचता है सर आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अंदर हम क्या चेक करेंगे सर कि जितना भी इंटरेस्ट था सारा का सारा रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसके अंदर हमारे ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा सर, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा सैप। हम रेशियो एनालिसिस करेंगे, हम सैप लगाएंगे, सैप को हम करंट ईयर के इंटरेस्ट को किससे कंपैरिजन करेंगे सर, लास्ट ईयर के इंटरेस्ट से, ठीक है। अगर कोई डाउट मिलता है तो हमारा क्वेश्चन रहेगा सर इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। उसके अलावा अगर हमें कोई चेंज मिलता है रेट्स के अंदर तो उसकी इंक्वायरी करेंगे। कुछ इंटरेस्ट को हम खुद चेक करके देख लेंगे, जिसको हम बोलते हैं सर रिकैलकुलेशन, टेस्ट चेकिंग, राइट। उनका कॉस्ट एनालिसिस ले लेंगे, ब्रेकअप्स ले लेंगे मंथली और ईयरली बेसिस पे, राइट। बेसिकली आप एक्सपेंस को चेक करते हुए कौन कौन सी ऑडिट प्रोसीजर करोगे, सैप, रिकैलकुलेशन कि कुछ इंटरेस्ट खुद कैलकुलेट करके देख लिया, राइट, जिसको हमने बोला टेस्ट चेक। उसके अलावा सर आप ब्रेकअप्स ले लोगे मैनेजमेंट से। बात समझ पाई सर? ये था आपका बैंक, यहाँ आपका टॉपिक सर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट है तो आप सर इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप मुझे cagirg1817@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, स्टे एट होम एंड कीप स्टडिंग, बाय।